हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिका के प्रकार पढ़े थे। फिर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कोशिका के आकार के बारे में पढ़ा था। तो आकार के बारे में, माइकोप्लाज्मा आपकी सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है, जिसका माप होती है आपकी 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर आपकी सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, ऑस्ट्रिच एग। और फिर उसके बाद जो आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, फिर जो आपकी आप मानव की जो आरबीसी होती है उसका व्यास कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सब हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले आते क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनियसम जीव, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, जीवाणु होते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, उस ज़्यादा जटिल नहीं होती, तो उसका विभाजन आसानी से हो जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है और जटिल होती है, तो उसका विभाजन थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, अब माप का आकार काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। तो ये आकार कौन कौन से होते हैं, ये हम देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट होता है बेसिलाकार, जिसे हम दंडाकार कहते हैं, बेसिलस। ठीक है, फिर आता है आपका गोलाकार, जिसे हम कोकस कहते हैं। बेसिलस में आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु आ जाता है। ठीक है, ये दंडाकार होते हैं। गोलाकार कोकस आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो जाता है, तो ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, विब्रियो, ये आपका कोलेरा विब्रियो। ठीक है, ये आपकी कोमा के आकार के होते हैं। फिर आपका सर्पिल स्पाइरल आकार के होते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद भी एक सा होता है। इनका कार्य और संगठन, इनका संगठन क्या होता है, कार्य के और आकार के अलग अलग होने के बावजूद भी एक जैसा ही होता है, क्योंकि ये एकल कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका का कार्य लगभग एक जैसा ही होगा और संरचना उसकी एक जैसी होगी। अब क्या होता है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका साइटोप्लाज्म का एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता। ठीक है, तो इसमें केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। ठीक है, अब आनुवांशिक पदार्थ इसमें मुख्य रूप से कैसा होता है, ये नग्न होता है, इसमें कोई आवरण नहीं होता। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के द्वारा ये परिबद्ध नहीं होता। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। एक डीएनए पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली का उसमें अभाव होता है, तो हम उसे नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध मानते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध वो नहीं होता है। अब इसमें जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक और प्लाज्मिक डीएनए होता है। ठीक है, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्ताकार जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। ठीक है, अभी इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए वृत्तों के को हम प्लाज्मिड कहते हैं। जो अतिरिक्त डीएनए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड भी डीएनए की तरह से ही अपनी प्रतिकृति कर सकता है ना, ये रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक होता है ना उसके प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। जैसे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो जो पैरामीशियम अपना टैबलेट होता है, पेनिसिलिन, सॉरी, जो आपने टैबलेट का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन। ठीक है, ये कवक होती है एक, ये क्या करती है, कोशिका सेल वॉल पे प्रभाव डालती है। तो जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो
माइकोप्लाज्मा जो है वो पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अदर एंटीबायोटिक से उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए मृत डीएनए का बाहरी डीएनए के साथ क्या होता है, रूपांतरण हेतु उपयोगी है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में तो पाई जाती है, ठीक है। राइबोसोम के अलावा राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अंगक, झिल्ली युक्त अंगक जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है कि उनमें क्या होगी, कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलेगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली विशिष्ट विभेदित आकार क्या है, ये अंतर्वलन पाया जाता है, ठीक है। इसमें विशिष्ट विभेदित आकार में मिलेगी, तो ये किस आकार में मिलेगी, विशिष्ट विभेदित आकार में मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली के क्या करते हैं, अंतर्वलन होते हैं, ठीक है। ये अंदर से ये फैल जाती है, तो ये पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ा देती है, ठीक है। अब कोशिका के आकार एवं इसके रूपांतरण पड़ेगा, तो क्या होता है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक आवरण, ठीक है, क्या करती हैं, एक जटिल रासायनिक आवरण रासायनिक आवरण मिलता है, ठीक है। कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाता है, ठीक है। अब ये 3 स्तर जो होते हैं ये हमें क्रम से याद रखने होते हैं। कैसे, जैसे बाहर, अगर हमें क्वेश्चन आता है इस पर कि अगर बाहर से अंदर की तरफ कोशिका आवरण का हमें सीक्वेंस सही से याद करना पड़ता है, तो क्या होता है, बाह्य कौन सी होती है आपकी, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके पश्चात क्रमशः आपकी आती है कोशिका भित्ति, फिर आती है आपकी जिद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है। यद्यपि आवरण की प्रत्येक परत का कार्य, इनका कार्य अलग अलग होता है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक आवरण इकाई बनाती है, ठीक है। अब जीवाणु को इनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता, ठीक है, वह ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अब एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल वायलेट को इन्होंने क्या किया था, बैगनी रंग से रंगा था, ठीक है। फिर उसको अल्कोहल से वॉश किया, तो जिसमें बैगनी रंग पाया गया उसे हम ग्राम धनात्मक कहते हैं, और जिसमें अभिरंजन नहीं हुआ था, जिसका बैगनी रंग हट गया था, उसे हम ग्राम ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एंजाइटी का डायग्राम है। ये क्या है, संकेंद्र की कोशिका का अन्य सजीवों में के तुलनात्मक का चित्र है ये, ठीक है। ये आपकी जो प्रारूपिक जीवाणु कोशिका होती है ये 10 से 20, ये कौन है, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार है ये, ठीक है। आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये जो प्रारूपिक कोशिका है ये दिया है आपकी प्रारूपिक कोशिका का कितना है, 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आपके पीपीएलओ का आकार क्या है, तो ये है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर दिया है, और जब हमने आगे पढ़ा है वहाँ पे 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब जो विषाणु होते हैं ये कोशिका सिद्धांत का जैसे कि अपवाद होते हैं, ठीक है, तो इनका आकार क्या होता है, विषाणु का आकार होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है तो इसका आकार क्या होता है, इसका होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो 2 संरचना बनाता है, ठीक है। एक रचना इसकी होती है मोटी, ठीक है, एक मोटाई में भिन्न होती है, ये कुछ ढीली, ये ढीली आंचल जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, जो आपकी ढीली परत बनाते हैं,
उसे हम ढीली परत बनाते हैं, उसे हम अवबंग परत या स्लाइव लेयर कहते हैं। और जो दूसरी होती है वो मोटी और कठोर होती है, वो आवरण के रूप में हो सकती है। ठीक है, जैसे हम ये आवरण किसका होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का आवरण होता है जो कि कठोर होता है। ठीक है, जैसे हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका को क्या करती है, आकार निर्धारित करती है। ठीक है, सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है ये कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका भित्ति जीवाणु को फटने से तथा निपातित होने से बचाती है। ठीक है, फिर आपकी जो जीवद्रव्य झिल्ली है ये कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है। ठीक है, इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने में सक्षम होती है। बाहर के वातावरण से ये क्या करती है, संपर्क बनाए रखती है। ठीक है, इसके अनुसार झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। ठीक है, अब विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य कोशिका के फैलाव से बनती है। अब ये फैलाव से क्या बनती है, आपकी मीजोजोम जो होती है वो कोशिका के फैलाव से बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। ठीक है, ये फैलाव क्या होते हैं, पुटिका, नलिका या पटलिका के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मीजोजोम करता क्या है, हम इसके कार्य पढ़ेंगे। तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, डीएनए प्रतिकृति का निर्माण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोजोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो मीजोजोम होता है वो कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है। क्या करेगा, दो सेल रहेगी, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये आपकी ये सेल है। ठीक है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे एक भित्ति का निर्माण करेगा। फिर क्या करेगा, ये डीएनए को अलग अलग ऐसे बांट देगा और फिर ये क्या होगा, एक से दो सेल हो जाएगी। ठीक है, इसमें अपना डीएनए, इसमें अपना डीएनए। तो इस तरह से ये क्या करता है, सेल का विभाजन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, डीएनए प्रतिकृति करता है, इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। ये श्वसन है ना, स्रावी प्रक्रिया और जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र पर एंजाइम को बढ़ाने में सहायता करता है। ये क्या करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये अंतर्वलन होता है तो ये पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाएगा। एंजाइम जो श्वसन की क्रियाओं में जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो भी बढ़ाता है, उनकी मात्रा भी बढ़ाता है। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे नीलहरित जीवाणु में कोशिका द्रव्य की झिल्ली में विस्तार होता है। ठीक है, तो उसे हम वर्णकीलवक कहते हैं। इसमें क्या वर्णक पाए जाते हैं जो कि नीलहरित शैवाल में होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, तो क्या होता है, जीवाणु या तो चलायमान या अचलायमान हो सकते हैं। ठीक है, यदि वह चलायमान है तो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जैसे क्या कहेंगे हम, कशाविका। ठीक है, जीवाणु कशाविका की संख्या का क्रम भिन्न होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो फ्लैजेला होता है वो अलग होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो फ्लैजेला होता है वो अलग होता है। जीवाणु कशाविक कैसे होता है, फ्लैजेला 3 भागों में बटा होता है। ये आपका अंकुश, तंतु और आधारिका है। ठीक है, तंतु इसका कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, तंतु। ठीक है, ये जो तंतु है ये जीवाणु कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यह कोशिका से बाहर की ओर होता है। ठीक है, बाहर की ओर होता है। अब जीवाणु से की सतह पर पाए जाने वाली जो संरचना होती है, रोम और झालर, ये गति तो नहीं देती। ठीक है, रोम और झालर गति में सहायक नहीं होती। रोम एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो क्या करती है, एक दो कोशिका के बीच में, जैसे ये कोशिका है और ये आपकी एक और सेल है, सॉरी, ये जो दो सेल है इनके बीच में क्या करती है, ये दोनों सेल में संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये संयुग्मन नलिका क्या करती है, डीएनए का स्थानांतरण कर देती है दूसरी कोशिका में। ठीक है, तो ये रोम आपकी विशेष प्रोटीन, जिसे प्लेन प्रोटीन कहते हैं, उससे बनी होती है। आपकी जो झालर होती है ये तंतु जैसी संरचना होती है, ये क्या कोशिका के बाहर प्रवर्धित होती है और कुछ जीवाणुओं में ये पानी की धारा में चट्टानों से उत्तकों को चिपकाने में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका तंतु आधारिका है ना, अभी बढ़ा में। रोम, झालर इसकी गति में सहायक नहीं होते। ठीक है, रोम नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, ये विशेष प्रोटीन जो कि प्लेन प्रोटीन से बनती है। और जो आपको झालर जो होती है, जो जैसे हम फिम्बरी कहते हैं, ये क्या करती है, चट्टानों से
पोषक तत्वों या फिर चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, फिर ये आपका डायग्राम है पादप कोशिका का, किसका, सॉरी ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है, ये रही आपकी जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम जंतु कोशिका को देखेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका किस प्रकार से अलग होती है। तो आपकी जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होता है, तारक केंद्र होता है। ठीक है, जो कि किस में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी आपका ये सूक्ष्म बिलाएँ होती हैं। ठीक है, ये आपकी कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका में केवल तारक काय पाया जाता है, जो कि आपकी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। बाकी पैरोक्सिसोम, गाय, ये सारी कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, फिर आती है आपकी पादप कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होती है, इसमें आपका हरित लवक, ठीक है, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर आपका लवक होता है। ठीक है, हरित लवक आपका कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पादप जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, राजधानी कोशिका में जंतु कोशिका में राजधानी पाई तो जाती है, पर वो संख्या में या तो ज़्यादा होती है और आकार में बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, और केंद्रक कोशिका भित्ति जो है वो पादप जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, हरित लवक आपका जो प्लास्टिड होता है ये आपकी पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये पादप कोशिका का गुण है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं मिलती, पादप कोशिका में मिलती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, दोनों डायग्राम्स। ठीक है, इसमें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका मिलती है, कोशिका का आवरण मिलता है, केंद्रक सुविकसित केंद्रक मिलता है जंतु कोशिका में। ठीक है, केंद्रक दोनों में मिलते हैं। ठीक है, ये आपके डायग्राम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।